गाइस टॉपिक जो आज का स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हेडिंग लिखा के तो नहीं छोड़ा था आपको? हेडिंग तो नहीं है, तो फ्रेश लिखना है हेडिंग। बिल्कुल ठीक है। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था, बड़ा टॉपिक था, देख भी चुके हैं आप, काफी बड़ा है, आपके मे बी 2-3 पेजेस में भी आपने फिल कर दिए होंगे। आइडियल गैस कितना प्रेशर अप्लाई करती है वो हमने देखा था, 1/3 रो वी स्क्वायर बार। कौन क्या है क्लियर होना चाहिए। पी प्रेशर है आइडियल गैस का, रो डेंसिटी है गैस की, वी स्क्वायर बार है ना, इसको कहते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी। स्क्वायर मीन वेलोसिटी दिख रहा है ना, स्क्वायर मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, आज का पहला हेडिंग लिखेंगे हम रिलेशन बिटवीन, लिखिए रिकॉर्डिंग ऑन है? रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये कवर कर रहा है ना, ठीक है। तो अंडरस्टूड है किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की। किसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर। तो गैस के टेम्परेचर और गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें क्या रिलेशन है उसकी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा और वो आगे भी यूज आएगा, कहीं क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। सबसे पहली बात तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मैं कह दूं m be the mass of each molecule and v square bar be the square mean velocity of gas molecules, then the average kinetic energy of gas molecules is given as half m v square bar। देखा था कल, सही बात, यस कमिंग। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए लिखिए let m be the mass of, let m be the mass of each gas molecule, let m be the mass of each gas molecule and v square bar be the square mean velocity of gas molecules, be the square mean velocity of gas molecules, then the average kinetic energy of gas molecules can be written as, then the average kinetic energy of gas molecules can be written as, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ये कभी पहले कभी बताया था क्या? कब बताया था? कल बताया था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। खैर वो तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वर्क पावर एनर्जी में, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। खैर काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर बार, इक्वेशन 1। तो हमने दो बातें क्लियर कर दी, हर मॉलिक्यूल का मास कितना है और मॉलिक्यूल्स के लिए स्क्वायर मीन वेलोसिटी क्या है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, बस वैसा ही कुछ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कल अब मैं बता भी रहा था आपको, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हाफ एम वी वन स्क्वायर, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए हाफ एम वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन, और जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने से ही डिवाइड कर दो तो है ना, वी स्क्वायर बार मिल जाता है। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए pressure of an ideal gas
pressure of an ideal gas is given as, pressure of an ideal gas is given as 1/3 रो, यहां पर क्या लिखना है 1/3 रो v स्क्वायर बार, ये v स्मॉल लेटर में होता है वेलोसिटी या स्पीड के लिए। ओके, व्हाट इज रो? डेंसिटी, रो डेंसिटी है, तो डेंसिटी हम सब जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये v में देख रहे हैं ना, कैपिटल V वॉल्यूम, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका मास, ठीक है। ओके, तो केमिस्ट्री में आप एवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं 6.023 into 10 to the power 23, एक नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर। तो क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, इन 1 मोल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर की क्या होती है इसकी वैल्यू 6.023। हाँ 6 पॉइंट, वही बोल रहा हूं मैं भी, 6.023 into 10 to the power 23। न्यूमेरिकल में तो इसको 6 into 10 to the power 23 यूज ले लेते है ना। तो एवोगैड्रो नंबर, अगर मैं कहूं आपने 1 मोल गैस है ना, कितनी गैस ली है 1 मोल गैस हमने चैम्बर के अंदर फिल की है, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे है ना, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। जैसे कल हम कह रहे थे ना गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स, आज मैं कह रहा हूं 1 मोल गैस है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे लिखना है फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस। पहले देखना समझना फिर लिखना। ये देखो क्या लिखा है मैंने, फॉर 1 मोल गैस m इक्वल टू, कुछ डाइजेस्ट हो पा रहा है, हो गया ना। yes. कल हमने क्या किया था, बिल्कुल ठीक बात, कल हमने क्या किया था m इंटू n, क्योंकि कल हम क्या कह रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n। आज 1 मोल की अगर हम बात कह दें तो n के प्लेस पर Na, ठीक है। तो अगर इसको डाइजेस्ट कर लिया, लिख लिया है, तो आप लिखेंगे देन p इक्वल टू 1/3 स्मॉल m Na अपॉन कैपिटल V स्क्वायर बार, चेंज करते जाइए फॉर 1 मोल गैस। तो 1 मोल गैस के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉपिक क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। कल मैं आपको बता भी रहा था ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, गैस के साथ ये फिक्स है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वॉल पर स्ट्राइक करते हैं, चैम्बर की वॉल पर, तो वॉल पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, क्या मैं इसको v बार स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए इसी के आगे नेक्स्ट v स्क्वायर बार है ना, स्क्वायर मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब 3pv, 3pv क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन m Na, ट्रू, देख पा रहे हैं सही, कुछ छूटा तो नहीं, लिख लो फटाफट। ठीक है, क्या नाम है, सौरभ, सौरभ, टेल मी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, सौरभ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। Sir, PV equals to nRT. PV equals to TR. हाँ भाई, घर से 2 जने बोले और एक सही था, एक थोड़ा सा सही नहीं था। मैंने बोला आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, भाई जनरल इक्वेशन आप कहते हैं PV इक्वल टू nRT, मैंने कहा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, तो ये हो जाएगी ना PV इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए लिखा ना, फॉर 1 मोल गैस।
तो अगर 1 मोल हो तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? ठीक बात। अब यहां पर आपको पीवी दिख रहा है, देखिए तो लिखिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, इसके नीचे लिखना आप तो यहां पर फॉर 1 मोल। ideal gas equation for 1 mole, PV equal to RT. So ideal gas equation for 1 mole, PV equal to RT. So V square bar equal to, तो V square बार इक्वल टू, इस PV के प्लेस पर हम RT भी तो पुट कर सकते हैं। R फॉर गैस कांस्टेंट होता है ना, T फॉर टेम्परेचर, जानते हैं ना, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, ये गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर होता है आइडियल गैस इक्वेशन में। 1 मोल के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन दिखाई। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 3RT अपॉन M इंटू Na। सब कुछ सही चल रहा है। R गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। Na ऑल्सो अ प्योर नंबर, ऑल्सो अ फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट का रेशो एक नया कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस इक्वेशन के बाद आपको लिखना है V स्क्वायर बार इक्वल टू 3KT अपॉन M। ये स्मॉल k है ना, तो यहां बिकॉज करके लिखना है, बिकॉज R अपॉन Na इक्वल टू K। अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BOLTSMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमान भी बोल सकते हैं इसको, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कुछ लोग इसकी वैल्यू भी लर्न करते हैं, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस, कुछ याद आ रही है? सर वो स्क्रीन में 1.38 दिख रहा नहीं है वो क्लियर बोल्ट्जमैन नहीं दिख रहा कांस्टेंट। है, ठीक है अभी ठीक है। यस सर। बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पर R एक गैस कांस्टेंट होता है, मे बी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन ले। R एक गैस कांस्टेंट होता है, Na एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट का रेशियो एक नया कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इस ऑर्डर की होती है। -23 है या चेक करना पड़ेगा ना, 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ऑर्डर की हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Na की वैल्यू होती है ना +23, और R की वैल्यू किसी को पता है? केमिस्ट्री में आता है। नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में -23 है, आप ये कह रहे हैं, और R की वैल्यू फिर कुछ 10 टू दी पावर कुछ नहीं होता, इसका मतलब है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप न्यूमेरिकल में कभी यूज आए तो। इट्स वैल्यू इज 1.38, किसकी वैल्यू? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, इनटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, ऐसा कुछ होता है इसमें, जूल पर केल्विन। चलिए, यस सर। तो बिल्कुल ठीक है, आपने सही इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं, इसमें कोई लॉजिक या कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये लर्न करने वाली बात है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभी न्यूमेरिकल में गिवन होती है, कभी नहीं, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो हमने इक्वेशन 1 कहीं दिया हुआ है, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए। इक्वेशन 1 के बाद आपको याद है, हमने आइडियल गैस के प्रेशर के फॉर्मूला को, है ना, आइडियल गैस प्रेशर के फॉर्मूलास को मॉडिफाई करते करते V स्क्वायर बार का रिजल्ट यहाँ तक लेकर आ गए, है ना। इसको हटा देता हूं मैं सबको। V स्क्वायर बार का ये जो रिजल्ट है, इसको आप कुछ इक्वेशन मार्क कर दें, इक्वेशन नंबर, या एक काम करते हैं ना, चलिए इक्वेशन 2 मार्क कर दें, बेटर रहेगा। इक्वेशन 2, अब लिखिए, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन
1 we get by using equation 2 in equation 1 we get. तो इक्वेशन 1 में स्क्वायर मीन वेलोसिटी है ना, और यहाँ पर हमने स्क्वायर मीन वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिखाया हुआ है। तो देखिए क्या आएगा, वी गेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ब्रैकेट 3 स्मॉल k कैपिटल T अपॉन स्मॉल m। सब कुछ आपको पता है, कौन क्या है, स्मॉल m मास ऑफ मॉलिक्यूल, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कैपिटल T टेम्परेचर। स्मॉल m कैंसिल हो रहा है, स्मॉल m कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वी गेट्स फाइनली हाफ 3 भी तो है ऊपर, 3/2 kT याद रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने, गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हाई काइनेटिक एनर्जी, लो टेम्परेचर लो काइनेटिक एनर्जी। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, उस पर गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर T 0 हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ना, एक अचीवेबल टेम्परेचर नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है। कुछ लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अचीव किया था किसी मेथड से, बट वो अचीवेबल नहीं है हमारे प्लेनेट पर। तो चलिए तो कर लेंगे ये काम। स्टार्ट कैसे किया था, फिर हमने प्रीवियस टॉपिक का जो रिजल्ट था P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार से V स्क्वायर बार का फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया, और वही इंटरेस्टिंग था। क्या किया था एक बार देख लो फटाफट, अब लिखना नहीं है। 1/3 रो V स्क्वायर बार होता है, और क्या होता है P के इक्वल। रो को हम क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर आपको कहा अगर 1 मोल गैस है तो मास क्या होगा, m इंटू Na, ट्रू। फिर आपने V स्क्वायर बार इक्वल टू क्या लिखा, 3PV अपॉन स्मॉल m Na, ऐसा ही किया था। ओके, यहाँ पर मैंने आपको कहा था आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, कहीं किया था ना, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। तो PV के प्लेस पर आपको क्या कर देना होगा, RT। फिर आपको कहा था दो फिक्स्ड कांस्टेंट, जो दो कांस्टेंट है प्योर कांस्टेंट, उनका रेशो एक नया कांस्टेंट, साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नेम पर उसका नेम हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी थी, इक्वेशन 1। दैट्स इट, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं करेंगे तो एग्जाम में कुछ स्लिप भी कर सकते हो आप। चलिए तो आज का नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया फॉर्मूले का रिजल्ट, ध्यान रह जाएगा, मतलब इस टॉपिक का लास्ट रिजल्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 3/2 kT। 12th में भी कहीं एक टॉपिक में ये काम आता है। चलिए नेक्स्ट एक आपको लॉ लिखवा देते हैं, एक सिंपल सा, मे बी आपने नाम सुना होगा, डाल्टन, डाल्टन है ना। तो हेडिंग लिखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये केमिस्ट्री में भी है और कुछ फिजिक्स में भी है ना। एक चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सारे लॉज जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब देखेंगे। तो एक यहाँ बहुत सिंपल सा है ये, अगर किसी चैम्बर में, अगर किसी बॉक्स में, अगर किसी रूम में एक सिंगल गैस नहीं है, गैस का मिक्सचर है, 1 2 3 4 5 गैसेस का मिक्सचर है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होगा, आइडियल गैस प्रेशर तो आपको पता है। अगर गैसेस का मिक्सचर है, आइडियल गैस नहीं है, गैसेस का मिक्सचर है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये P1 P2 P3 क्या है, दो मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैसेस हैं, वो इंडिविजुअल गैसेस P1 P2 एंड सो ऑन Pn, इस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो
Dalton के according the total pressure of gas is what is sum of pressure exerted by individual gases. बहुत ही सिंपल है, पहले लिख लेते हैं. लिखिए स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए. It states that, ये लॉ है ना इसलिए हम स्टार्ट ऐसे करते हैं. It states that total pressure of total pressure of mixture of gases, total pressure of mixture of gases is always equal to sum of pressure is always equal to sum of pressure exerted by the individual gases, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना. एक एक्सप्रेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं और लिख ही देना, दैट इज टोटल प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. Pn मत करना एंड सो ऑन. जितनी भी गैसेस हो उन सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग गैसेस अप्लाई करिए, टोटल सम होगा. बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है. चलिए, तो दो टॉपिक हुए. एक तो डेरिवेशन था, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर. दूसरा एक लॉ है, ठीक है. तीसरा टॉपिक आज का हम आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव करेंगे. किससे? मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज लेकर. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज लेकर मतलब कैपिटल P जो होता है वो होता है 1/3 रो V स्क्वायर बार, है ना. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज दिस. और इस एक्सप्रेशन से हम PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू RT यहां तक पहुंच जाएंगे 1 मोल के लिए, है ना. तो हम यहां तक इसको प्रूव करेंगे. स्टार्ट करते हैं गाइस. लिखिए हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन from ideal gas equation from kinetic molecular theory of gases. Ideal gas equation from kinetic molecular theory of gases. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो प्रीवियस फॉर्मूलाज यूज लेकर आप इजीली प्रेशर के फॉर्मूला से PV इक्वल टू nRT तक पहुंच जाएंगे. अभी जो आपने फॉर्मूलाज देखे बस यूज कैसे लेना है वो देखना है और आपको नोट डाउन भी करते जाना. तो सबसे पहले लिखिए प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन एज, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन एज pressure of an ideal gas is given as, लिख दिया P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार. तो ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सबको. प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसका डेरिवेशन कल बताएंगे आप लोग ना. कुछ बच्चे बोल तो रहे थे, है ना. तो कल आपका 10 मिनट्स का एक लास्ट में टेस्ट ले लेंगे. आप कहेंगे तो पहले ले लेंगे, आप कहेंगे तो बाद में लेंगे, आप कहेंगे तो नहीं लेंगे. सर आप कहेंगे तो नहीं, पहले ले लेंगे. हाँ, नहीं तो पूरी क्लास में आपको है ना थोड़ा सा अजीब सा रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. रो मास अपॉन वॉल्यूम. स्टार्ट करते हैं. P इक्वल टू 1/3
मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। पी वी इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर बार, ये भी ठीक है। यहां लिख देता हूं, बिकॉज फॉर 1 मोल m इक्वल टू m इंटू Na, 1 मोल टोटल मास ऑफ द गैस इज व्हाट, 1 मोल के लिए तो हमें पता है सिंगल मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल। तो नेक्स्ट स्टेप में पीवी इक्वल टू 1/3 स्मॉल m Na वी स्क्वायर बार, ठीक बात। तो प्रेशर के फॉर्मूले से आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचना है। लॉफुल चल रहे हैं अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 1 मोल के लिए कैपिटल M क्या होगा आपके सामने है। अब ट्रिक काम करती है क्या, पीवी इक्वल टू 2/3 Na इंटू 1/2 M वी स्क्वायर बार। ट्रिक समझ में आई कुछ, 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड, देख पा रहे हैं, 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड। और जानबूझकर एक ऐसा एक्सप्रेशन मैंने एक्यूमुलेट करके साइड में रखा हुआ है जिसको आप कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, यस सही सोच, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो ट्रिक तो एक ही थी, 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैंने पिक कर लिया साइड में थोड़ा सा, अभी लिखेंगे भी, है ना। तो पीवी इक्वल टू 2/3 Na इंटू पीके, ई के बार लगा दें, है ना। रीजन लिख दें सामने, बिकॉज हाफ एम बी स्क्वायर बार इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप रिजल्ट जानते हैं ना, आज डेराइव किया था हमने, ये डेराइव नहीं किया था, आज लिखा था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ऑर्डिनरी होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहाँ वी स्क्वायर बार है तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। चलिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टेम्परेचर की टर्म में बताओ, ये डेराइव किया था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ 3/2 kT, यही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में पीवी इक्वल टू 2/3 Na इंटू 3/2 kT, पीवी इक्वल टू Na kT, 3/2 2/3 कैंसिल, 3/2 2/3 कैंसिल, यस यस। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है, R अपॉन Na, स्मॉल के बोल्ट्जमान कांस्टेंट आज बताया था क्या होता है, R अपॉन Na, R अपॉन Na। तो बस पिक्चर खत्म होने वाली है, आप समझ गए होंगे, K के प्लेस पर R अपॉन Na, K के प्लेस पर R अपॉन Na। सो PV इक्वल टू वी रिसीव्स RT, this is ideal gas equation for 1 mole, ideal gas equation for 1 mole। तो टॉपिक कैसे भी आ सकते हैं, आपसे इस रिजल्ट का डेरिवेशन पूछ सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, जो हमने आज आते ही किया था, और आपसे पूछ सकते हैं डेराइव आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल फ्रॉम मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से आप आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव करो। तो आपको प्रेशर के फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, देख पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ेंगे, है ना। आपको मैंने एक दिन फ्री पाथ के बारे में बताया था, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ना, है ना, हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसमें फ्री पाथ के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ और एवरेज फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। हेडिंग लिखिए, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ।
मीन फ्री पाथ का सिंबल है लैम्डा। वेवलेंथ के लिए भी ये सिंबल यूज लेते हैं, लेंथ होती है वेवलेंथ, और मीन फ्री पाथ भी एक लेंथ ही होती है, शॉर्ट लेंथ होती है, तो स्टैंडर्ड सिंबल यही है, हम आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। मीन फ्री पाथ के लिए सिंबल है लैम्डा, कुछ लोग लैम्डा बार लिखते हैं, बट लैम्डा आपकी बुक में सिंबल मिलेगा। अब जैसा नाम वैसा काम, मीन तो सब समझते ही हैं, एवरेज मीन। अब हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बात की थी, मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं, स्मॉल सॉलिड स्फीयर, स्मॉल सॉलिड स्फीयर, रहते कैसे हैं, ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, और मोशन करते हुए वो कोलिजन भी करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे से टकराते भी हैं, कोलिजन भी करते हैं, और कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेते हैं, होता है ऐसा। तो मैं किसी एक मॉलिक्यूल के लिए आपको पाथ दिखाऊं, जैसा कि पहले भी आपको दिखाया था, ये एक तरह से जिगजैग पाथ है, अनइवन सा पाथ है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे फ्री पाथ हैं, जैसे यहाँ पर λ1, λ2, λ3, λ4, ये सब क्या है, इंडिविजुअल फ्री पाथ है। फ्री पाथ आपको क्या बताया था, the molecule, the gas molecules moves in a straight line between two successive collisions, the straight path is called free path, है ना। तो इस पाथ में बीच में कोई कोलिजन नहीं होती, इसलिए फ्री पाथ बोल देते। अब मीन फ्री पाथ क्या होगा, इन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, लेट अ मॉलिक्यूल अंडरगो n collisions, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कोई एक मॉलिक्यूल n कोलिजन्स करता है, तो वो कितने फ्री पाथ ट्रेवल कर लेता है, n फ्री पाथ ट्रेवल कर लेता है ना। n कोलिजन्स होती है तो वो n फ्री पाथ ट्रेवल कर लेता है, और उन n फ्री पाथ का सम कर लो, λ1 प्लस λ2 एंड सो ऑन λn, और डिवाइड किससे कर दो, n से, तो आपको क्या रिसीव होगा, मीन फ्री पाथ। समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा काम वैसी डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बट उसके बाद में इसका एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन और है, जो आपको किसकी टर्म्स में मिलेगा, अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो उसको आप स्फेरिकल इमेजिन करते हैं, उस गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर d है लेट, है ना, और हम गैस के मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी ले लेते हैं, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम नंबर डेंसिटी होती है, डायमीटर, है ना। इन सब की टर्म्स में हम फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला भी फॉर्मुलेट करेंगे। पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, जो मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशन है, लिखते हैं, चलिए लिखिए, लिखिए, in a given time interval, in a given time interval, sum of थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, स्टार्ट तो बिल्कुल ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, सम ऑफ को कट कर दें एक लाइन से और वापस सुन लें, इन अ गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज ऑफ free paths, the average of free paths traveled by a gas molecule, average of free paths traveled by a gas molecule is called mean free path, is called mean free path, is called mean free path, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखिए, ये तो डेफिनेशन थी, लाइन चेंज करके लिखिए, लेट λ1 comma λ2 and so on λn, let λ1 λ2
and so on lambda n. Be the free paths, traveled by a gas molecule, in delta t time interval, अब बात को समझें, एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। अगर हम आपको कहें कि स्पीड v है, टाइम t है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड v है, टाइम t है, तो डिस्टेंस क्या होगा? सही बात। एक छोटी सी बात आप जानते हैं, अब मैं कह रहा हूं ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ है, तो हर फ्री पाथ अपने आप में डिस्टेंस ही तो होता है ना? और फ्री पाथ को ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल, तो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो हम n फ्री पाथ में जो स्पीड है, यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, n फ्री पाथ का एवरेज स्पीड हम कह देते हैं v बार। if the average speed of molecule is v bar in its n free path, then their sum will be, इधर देख लो पहले, है ना? इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में लिखेंगे। ये जो फ्री पाथ का टोटल सम है, ये टोटल डिस्टेंस है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। और मैं आपको एक कंडीशन अप्लाई कर दूं कि एन फ्री पाथ का जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? v बार, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, होता है ना? हम यूज में लेंगे आगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को। तो आपने कहां तक लिखा? डेल्टा टी टाइम के बारे में क्या लिखा? टाइम इंटरवल, है ना? एंड इफ, कोई आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आगे लिखिए एंड इफ v bar be the average speed, and if v bar be the average speed, and if v bar be the average speed of gas molecule, v bar be the average speed of gas molecule, then ये इक्वेशन लिखना है आपको। देन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n इक्वल टू v बार इनटू डेल्टा t। हो गया ये? इसको आप एक इक्वेशन 1 कर दो। तो फ्री पाथ्स का सम, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी टाइम में लैम्डा 1 लैम्डा 2 इतनी डिस्टेंसेस कवर की। एन कुछ भी हो सकता है, 50 60 100 नंबर ऑफ फ्री पाथ्स। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, according to the definition of mean free path, mean free path lambda equal to, है ना? तो एवरेज करना हमें आता है, लैम्डा इक्वल टू, तो कितने फ्री पाथ हैं? n फ्री पाथ है, तो डिवाइड भी मैंने n से ही किया। ठीक बात? चलिए ये जो, चलिए n रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 को यूज लेना है, मतलब ये जो न्यूमरेटर है ना, सम ऑफ n फ्री पाथ, इसके पेज पर आप क्या लिख सकते हैं? इन शॉर्ट, स्पीड इनटू टाइम, लैम्डा इक्वल टू v बार इनटू डेल्टा t अपॉन n, इक्वेशन 2। ठीक है? अब आपको आज लिखना कुछ नहीं है, कुछ बात मैं बता रहा हूं उसको समझना है, और वो एज इट इज कल रिपीट भी करेंगे। तो करीब
10 to 15 मिनट का काम कल के लिए छोड़ेंगे इस चैप्टर में, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही मतलब हार्ड टू डाइजेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा है ना हार्ड है डाइजेस्ट करने में, बट उसको हम 2 बार करेंगे इसीलिए। तो देखिए इस टॉपिक को मैंने 25% तो करवा दिया, डेफिनेशन के बाद इक्वेशन 2 तक तो पहुंचा दिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा किसका, मीन फ्री पाथ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा। उसमें मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा, है ना, नंबर डेंसिटी होगी और काफी कुछ होगा। हम कैसे उसको समझेंगे वो आप देखिए। किसी एक मॉलिक्यूल को यहां हम देखें तो ये मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपको दिखाया है और मैं आपसे कह रहा हूं आपको इमेजिन करना है ये क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। किसी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना। किसी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल बिकॉज आइडेंटिकल होते हैं। तो किसी चैम्बर में एक ही गैस है ना, एक ही टाइप की गैस है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। लेट इसका डायमीटर है डी, डायमीटर समझते हैं आप, है ना, रेडियस का डबल, इसका डायमीटर है डी। दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, ध्यान दें, दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना होगा। दो मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां पर एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से आएगा, कभी तो कोलिजन होगी। जब ये आया इधर, इसने यहां से जस्ट यहां कोलिजन की, तो इन दोनों मॉलिक्यूल का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना, डायमीटर के इक्वल। वेरी गुड, सही सोच रहे हैं। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना होगा, इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि आपको पता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डी होता है तभी तो कोलिजन होगी। अब और सुनिए बात को, ये मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बीच में मिलेंगे, जो भी मिलेंगे उनसे कोलिजन करेगा और कोलिजन होगी तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डी के बराबर होगा। अगर मैं एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर लूं जिसकी रेडियस डी है, जिसका डायमीटर 2d है, एक वर्चुअल सिलेंडर, कोई एक्चुअल में सिलेंडर नहीं है, एक मॉलिक्यूल है जो इस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग पास कर रहा है, एक मॉलिक्यूल गैस का जो इस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग जा रहा है। डायमीटर आपको बता ही दिया मैंने, मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, d है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अपनी एवरेज स्पीड से, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबसे कोलिजन करेगा। अब कोई मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है या सिलेंडर के बाहर है, कैसे पता लगेगा। अगर मॉलिक्यूल का सेंटर, मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है, और अगर सेंटर बाहर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल सिलेंडर के बाहर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक गैस के मॉलिक्यूल को दिखाया, क्या ये मूविंग मॉलिक्यूल इससे कोलिजन करेगा क्या, नहीं करेगा। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डी होना चाहिए ना। यहाँ पर इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, डी, इस सिलेंडर की रेडियस हमने डी ले ली है, और ये खुद मॉलिक्यूल कहां से पास हो रहा है, एक्सिस, एक्सिस से, देखो एक्सिस से पास हो रहा है ना। तो छोटी छोटी बातें आपको आज बता रहा हूं। पहली बात तो आपने क्लियर कर ली कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी कोलिजन होगी उस मोमेंट पर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन डायमीटर के इक्वल होगा। ओके, अब हमने यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन ली है कि गैस का एक मॉलिक्यूल v बार स्पीड से अगर मोशन कर रहा है तो वो उन सभी मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा जो कहाँ है, जो कहाँ है, इस वर्चुअल सिलेंडर के अंदर है, जिसका रेडियस कितना है, सिलेंडर का रेडियस कितना है, d के इक्वल है, मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल है। तो इस मॉलिक्यूल से तो पॉसिबल नहीं है कोलिजन। अब देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं, क्या इस मॉलिक्यूल से कोलिजन होगी, तो आंसर है यस, होगी, होगी ना। इसका सेंटर कहाँ है, सिलेंडर के अंदर है, जब ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा तो 100% इससे कोलिजन होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इससे होगी कोलिजन, बिल्कुल होगी, सेंटर अंदर है तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे होगी। और मैंने आपको बता दिया अगर मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के अंदर है
तो समझ लो मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर, और अगर मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के अंदर नहीं है तो मॉलिक्यूल भी सिलेंडर के अंदर नहीं है, ऐसा माना जाता है। कौन सा सिलेंडर है? एक वर्चुअल सिलेंडर है। लेट डेल्टा टी टाइम में मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बता दो। स्पीड दिख रही है? डेल्टा टी टाइम में ये मूविंग मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डेल्टा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। यस सर। तो इस स्पीड से चल रहा है, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपको पता है? हाँ, इस डेल्टा टी टाइम में मॉलिक्यूल कितनी कोलिजन करेगा वो हम जानना चाहते हैं। अगर मैं मान लूं इस सिलेंडर के अंदर गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, इस सिलेंडर के अंदर गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो n मॉलिक्यूल्स आपको कैसे मिलेंगे? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या होता है? तो नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझ गए ना, पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। लेट स्मॉल n बी दी नंबर डेंसिटी। तो ध्यान दें, दो बातें हमने की। मॉलिक्यूल्स उन सभी मॉलिक्यूल से, ये मूविंग मॉलिक्यूल उन सभी मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा जिनके सेंटर सिलेंडर के अंदर है। तो हमने देख लिया किन किन से करेगा। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? d के इक्वल। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर के प्लेस पर d है, एच के प्लेस पर इसकी लेंथ ये है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सही बात, ओके। तो ये होगा सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो है सिलेंडर का वॉल्यूम, और लेट n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम स्मॉल n, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इस पूरे सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी मैं आपको ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना, यहाँ पर मैं सिंबल चेंज करने के लिए कहूंगा आपको। सिंबल चेंज मतलब यहाँ पर ये जो लैम्डा n लिखा था आपने इक्वेशन 1 में, यहाँ स्मॉल n के प्लेस पर आप क्या कर दो? कैपिटल N कर दिया। है ना, एक और यहां पर भी स्मॉल n के प्लेस पर कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उतनी ही कोलिजन होगी, जितनी कोलिजन होगी इतनी फ्री पाथ होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ना, कल हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N कंसीडर करेंगे, और जितने इसके अंदर मॉलिक्यूल हैं सिलेंडर के अंदर उतनी कोलिजन होगी, उतने ही फ्री पाथ होंगे। हाँ, डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा आपको? कैपिटल N से। चेंज करते जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में भी लास्ट चेंज स्मॉल n के प्लेस पर क्या कर दें? कैपिटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कल हम पता लगाएंगे। ये जो बातें बता रहा हूँ ये एज इट इज कल वापस रिपीट करूंगा, मुझे पता है क्या इजी है क्या थोड़ा हार्ड है डाइजेस्ट करना। ओके, तो जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे तो हमें क्या पता लग जाएगी? कितने कोलिजन होगी। जितने मॉलिक्यूल हैं उतनी कोलिजन होगी। इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबसे कोलिजन करता हुआ जाएगा ये पार्टिकल। सही बात है, तो कितनी कोलिजन होगी वो पता लग गया। n की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें काम हो जाएगा क्या? v बार से v बार कैंसिल होगा, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल होगा, और आपको लैम्डा का रिजल्ट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n एंड d डायमीटर, स्मॉल n नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी। और जब हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं? हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे। ऐसा इमेजिन करते हुए हम आगे चलेंगे सिंपलिसिटी के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है? गैस के सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस
नंबर ऑफ कोलिजन्स रेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो मीन फ्री पाथ थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है ना। तो मैंने वैसे ऑरली थ्योरेटिकली तो आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया, बट इसको हम कल रिपीट करेंगे। तो 10 to 15 मिनट्स में हम तसल्ली से इसको करेंगे। हो गया होगा आज का टाइम, ठीक है ना? Yes. इसके आगे कल करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।